हमने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर लिया था, और फिर मैंने उसी के बेसिस पे आपको ये भी बता दिया था कि एस्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये दोनों किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन। और जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो ये किया था टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, कि अगर कोई भी एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो वो वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो बढ़े आगे। अच्छा। यस चलो सर। डन। तो भैया अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैपलर्स लॉ। तीन लॉज हैं, तीनों के बारे में पढ़ना है और बस हमारा चैप्टर खत्म। तो क्या किसी को पता है कौन कौन से तीन लॉज थे कैपलर्स के लॉ जो उसने प्लैनेटरी मोशन के बारे में कहे थे? लॉज ऑफ एरिया। वेरी गुड। और लॉज ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, बहुत बढ़िया। और एक बचा बस, लॉ ऑफ पीरियड्स। डन। तो यार याद रखो हमारे पास टोटल तीन लॉज हैं। सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसके बाद लॉ ऑफ एरियाज, और लास्ट वाला लॉ ऑफ पीरियड्स। तो इन तीनों लॉज को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वाले को डिस्कस करना शुरू करते हैं भैया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। कैपलर्स ने क्या कहा कि हमारा कोई भी जो प्लैनेट है, अगर वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और वो जो ऑर्बिट है या तो वो स्फेरिकल होगा या वो हमेशा इलिप्टिकल शेप का होगा। रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि अगर हमारा कोई भी एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या हमारी कोई सैटेलाइट है या मून है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मतलब अगर कोई भी चीज रिवॉल्व कर रही है किसी के अराउंड, तो जो उसका ऑर्बिट होगा या तो वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होगा या वो स्फेरिकल ऑर्बिट होगा, और वो अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। तो ये चीज उसने कैसे कही कि यार ऑर्बिट स्फेरिकली होगा या इलेप्टिकली होगा? तो सपोज हम प्लैनेट्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं फिलहाल। अगर मैं कहूं कि कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसको चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया होगा? जिसके अराउंड घूम रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स। बिल्कुल, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, अगर मैं प्लैनेटरी मोशन की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता तो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया होता? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। फोर्स ने। तो भैया हमने सीधे सीधे क्या कहा कि हमने सीधे सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला चेक किया। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला चेक करूं तो मेरे पास फॉर्मूला है Gm1m2/r²। या अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी देखता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी था Kq1Q2/r²। तो यार अगर आप दोनों फॉर्मूलेस को चेक करो तो मेरे को दोनों फॉर्मूलेस में एक अच्छी चीज पता चल रही है कि जो हमारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। जैसे आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी चेक करो, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। यस सर। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मतलब इसको हम ये भी कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में पूछूं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में पता होगा, भैया इलेक्ट्रो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ड्रॉ करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक पॉजिटिव, एक सिंगल चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं भाई? बहुत ही शानदार। सर नाम कुछ होता क्या है? भैया हमारे एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते थे वो एक स्फेरिकल सरफेस होते थे। अब हमें कैसे पता चला था कि ये एक स्फेरिकल सरफेस ही बनेगा? तो भैया हमें पता ऐसे चला कि हमारा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का मतलब होता है कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री बनाएगा। और भैया आप तो वैसे भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, अगर 1/a² आ रहा है, 1/a² + 1/b², तो मतलब ये एलिप्स या किसी ना किसी सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है? यस सर। तो भाई इधर भी वही हो रहा है। 1/r² इधर क्या इंडिकेट कर रहा है? 1/r² इधर ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये एक स्फेरिकल सिमेट्री बना रहा है। तो इसलिए जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके लिए अगर मैं कोई भी एक ऑर्बिट ड्रॉ करूं तो ये ऑर्बिट डेफिनेटली एक स्फेरिकल शेप का होना चाहिए या इलेप्टिकल शेप का होना चाहिए, क्योंकि स्फेरिकल या इलेप्टिकल के लिए ही 1/r² आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का याद दिलाऊं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा भैया, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय आर। तो मतलब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अगर 1/r हो रहा है तो ये किस टाइप की सिमेट्री बनेगी? स्फेरिकल सिमेट्री या किसी और टाइप की सिमेट्री बनेगी ये? इलिप्टियल। नहीं, इलेप्टिकल के लिए तो स्क्वायर होना चाहिए अजय। ये 1/r आ रहा है, तो याद रखो 1/r मतलब ये किस टाइप की सिमेट्री बनती है? ये सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनती है। इसलिए अगर आपको याद हो, एक स्ट्रेट वायर के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता था वो एक सिलेंड्रिकल होता था, जो हम गॉस लॉ में भी देखते हैं। गॉस लॉ में हम एक वायर के अराउंड जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं वो एक सिलेंडर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r विच इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। चीजें क्लियर हो गई ये वाली? यस सर। Done. तो ये ही बस हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट था, सीधा सीधा, कि भैया अगर हमारा फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है मींस इट विल हैव अ स्फेरिकल सिमेट्री। तो ये तो हो गई चीज क्लियर, पहला लॉ क्लियर। अब बोलो तो नेक्स्ट लॉ पे आ जाओ। यस सर। डन। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज थोड़ा सा हमारे लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ एरियाज में क्या हो रहा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। भाई सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं कि भैया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है M1, थोड़ा आराम से सोच के बोलना भैया, जल्दबाजी मत दिखाना, और एक ऑब्जेक्ट है M2। तो मेरे को बताओ M1 M2 को किधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, किधर खींच रहा होगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। वेरी गुड, लेफ्ट में। तो मैं इस फोर्स का नाम दे देता हूं F21, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू 1। due to one. सिमिलरली M2 भी M1 को खींच रहा होगा, किधर खींच राइट रहा में। होगा? राइट में। राइट में। इसका नाम F12। तो यार एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि M1 पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, F12। अगर मैं आपसे कहूं M2 पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, F21। लेकिन अब मैंने क्या कहा, मैं इन दो पार्टिकल्स को पहले तो अलग ले रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दो पार्टिकल्स को एज वन सिस्टम ले रहा हूं। वन सिस्टम का मतलब है कि अब ये दो पार्टिकल्स अलग अलग नहीं रहे, अब ये दो पार्टिकल्स क्या बन गए हैं, अब ये दो पार्टिकल्स एज अ सिंगल पार्टिकल बन गए हैं, या ये कह लो कि एक ऑब्जेक्ट के दो एटम्स बन गए हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो मेरे को बताओ अब आपका आंसर क्या होगा? जीरो। Sir, force due to M1 plus force due जीरो। to M2. बिल्कुल सही, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा समझो। भाई मैं क्या कह रहा हूं, जैसे इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करना यार, जो मैं आपको कह रहा हूं। मेरे पास ये मार्कर है, मैं कह रहा हूं इसको M1 लो, इसको M2 लो, ठीक है। मैंने कहा ये M1 M2 को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, M2 M1 को इधर अट्रैक्ट कर रही है। ये दोनों फोर्स सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। सेम। भैया आपने तो पूरा बेसिक से घुमा दिया। सेम हमने सर। यही तो पढ़ा था कि ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है कि ये दोनों फोर्स इक्वल ही लगेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल और ग्राउंड का, कि हमारी अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है किसी एक फोर्स से, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? यस। यस हाँ सर। सर। सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, अलग फोर्स से? सेम फोर्स से। सेम फोर्स। और अर्थ मूव कर रही है या नहीं कर रही? मूव कर रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। तो मैंने कहा भैया ये M1 ये M2 ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं सेम फोर्स से। तो अभी इस पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। इस पे कुछ नेट फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो को कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इसको सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया तो मतलब इसी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, और वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं। जब वो एक ही कैंसिल हो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आ जाएं, तो क्या वो अब कट सकते हैं या नहीं कट सकते? यस सर कर अब वो सकते हैं। कट जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आएगा सिस्टम के ऊपर? जीरो। जीरो आएगा। Zero. क्या भैया ये बात क्लियर है? यस 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 सर। डन। अब मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया अगर फोर्स जीरो है तो क्या ये कह सकता हूं कि नेट टॉर्क भी कितना आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा। यस भाई सर। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है एक और?
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम। जैसे आपने 9th क्लास में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स के लिए लीनियर चीजें, टॉर्क के लिए रोटेशनल चीजें। तो यहाँ पे ये एल क्या डिनोट कर रहा है? ये एल एंगुलर मोमेंटम डिनोट कर रहा है। तो भैया अगर मैं कहूं टॉर्क जीरो है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो एल, एल के बारे में, मोमेंटम के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि मोमेंटम मेरा कैसा रहेगा? मोमेंटम कांस्टेंट। मेरा कांस्टेंट रहेगा। पहले बस यहां तक की चीजें चेक करो, फिर आगे बढ़ूंगा। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई जो मैंने बोली? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर, कर लिए। कर लिया, क्या बात है। छपाई में तो सारे माहिर हैं। प्रकुल जिंदा हो? यस सर। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं भैया। अब एंगुलर मोमेंटम का भी एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एम वी इंटू आर, मतलब वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। एरियल वेलोसिटी। तो यार अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो एरियल वेलोसिटी है वो भी कैसे आएगी? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैं लिखूंगा एरिया 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2 एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरियाज। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। लेकिन बस उससे पहले मेरे को एक चीज लास्ट और बता दो कि अगर मैं आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज। इंक्रीज होगी सर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो फिर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर इंक्रीज। भाई फोर्स ही तो घुमा रहा है ना। जब फोर्स की वैल्यू कम कर रहा हूं तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आर की वैल्यू को कम कर रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बस अब क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को और इस कॉन्सेप्ट को दोनों को मैं क्लब कर दूंगा, दोनों को मिक्स कर दूंगा। बस मैं इतना ही काम करना है मेरे को। तो भावनाओं को समझो। भैया मैंने कहा कि ये है ना मेरे अर्थ का ऑर्बिट है। मेरा अर्थ इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? भैया हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सन कहीं ना कहीं सेंटर पे नहीं होता, याद रखना। सन हमेशा किसी ना किसी एक फोकस पे होता है। इस इलेप्टिकल के दो फोकस होते हैं भैया, नॉन मेडिकल वालों पता है ना, फोकस यस 1, सर। फोकस 2। तो हमारा सन याद रखना कभी भी सेंटर पे नहीं है, हमारा सन किसी एक फोकस पे है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा जो सन है वो सपोज फोकस 1 पे है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो जहां मर्जी अज्यूम कर लो, किसी भी एक फोकस पे अज्यूम कर लो। मतलब भाई सपोज मेरी अर्थ यहां से घूमते घूमते आ रही है। एक बार वो यहां हुई, इसको पॉइंट 1 ले लिया। एक बार वो यहां पहुंची पॉइंट 2 पे, और एक बार वो यहां पहुंची पॉइंट 3 पे। तो मेरे को बताओ कौन से पॉइंट का डिस्टेंस सबसे ज्यादा और कौन से पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम है सन के साथ, सन के रिस्पेक्ट में? 3 का सबसे कम है। 1 का सबसे ज्यादा होगा, 3 का वेरी सबसे गुड। तो हमें साफ दिख रहा है कि भैया 1 का डिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर 2 का, और सबसे कम 3 का। तो अगर मेरे को डिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये बताओ कौन से पॉइंट पे अर्थ की वेलोसिटी ज्यादा होगी और कौन से पॉइंट पे अर्थ की वेलोसिटी कम होगी? सर R3 पर सबसे ज्यादा होगी। वेरी गुड। और सबसे कम? R1 पे। V1। 1 पे। तो यार इससे हमें क्या पता चला? पहली चीज कि भैया अर्थ जो हमारी सन के अराउंड घूम रही है ना, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं घूम रही। जब वो अर्थ सन से दूर होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। जब वो सन के पास पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। पहली चीज कि अर्थ कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व नहीं कर रहा है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। डन। दूसरा पॉइंट, यार अल्टीमेटली एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि भैया सपोज जितने टाइम में उसने ये वाला एरिया कवर किया होगा, जितने टाइम में उसने ये वाला एरिया कवर किया होगा, उतने ही टाइम में उसने ये वाला एरिया सेम कवर किया होगा। कैसे? भैया यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है
तो वेलोसिटी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली देखो ना भैया, एक वैल्यू कम हो रही है तो एक वैल्यू बढ़ रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट आएगा। तो बस यही लॉ ऑफ एरियाज है। कैपलर्स ने क्या कहा कि भले ही भैया हमारी अर्थ अलग वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, लेकिन वो हमेशा सेम टाइम के अंदर हमेशा सेम एरिया कवर करेगी। जैसे अगर मैं 1 सेकंड ले रहा हूं तो वो हर एक 1 सेकंड में सेम एरिया कवर करेगी। दिस थिंग इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरियाज। क्या लॉ ऑफ एरियाज पूरा क्लियर हो गया? यस सर। Yes, बढ़िया। sir. Done. तो इसको एरिया 1 डिक्लेयर कर देता हूं, एरिया 1, और इसको एरिया 2। तो भैया हमें पता चल गया कि ये दोनों एरिया सेम होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? सेम टाइम के लिए बात करूंगा तब। ऐसा नहीं है कि तुम एक जगह 3 सेकंड ले रहे हो और एक जगह 1 सेकंड ले रहे हो, तो नहीं होगा। तो इसको कंप्लीट कर लो, ये हमारा लॉ ऑफ एरियाज भी खत्म। उसके बाद डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पीरियड्स। डन सर। भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर लास्ट वाले पे। भाई अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज रिवॉल्व कर रही है किसी के अराउंड, तो उसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी? √GR। वेरी गुड। तो भैया ये हमने ले लिया सन, और ये ले लिया हमने अपनी धरती, और मैं कह रहा हूं कि भैया अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। अभी फिलहाल के लिए मैंने सिंपल मान लिया कि स्फेरिकल ऑर्बिट है, और ये रेडियस मैंने कुछ ना कुछ ले लिया आर। तो मुझे पता है कि भैया ये अर्थ रिवॉल्व कर रही होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी √GR कह रहे हो तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया समझो। √GR आप तब यूज कर सकते हो जब मेरी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, है ना? सर। लेकिन इधर तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे, इधर तो अर्थ खुद सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ओरिजिनल मेन वाला फॉर्मूला बताओ कौन सा था? √GM/r1 r+h। वेरी गुड। तो हम इधर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, √GM डिवाइडेड बाय ऑर्बिट का रेडियस। तो इधर मैंने ऑर्बिट का रेडियस कितना लिया है? आर लिया है। जहां पे जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इधर मास किसका लेना चाहिए? अर्थ का या सन का? सन का। वेरी गुड। मास इधर उसका लिया जाता है जिसके अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही हो। मैंने फैक्टर्स लिखवाए थे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, मतलब जो चीज घूम रही है उसके मास पे कोई चीज डिपेंड नहीं करती। तो इधर हम लिखेंगे मास ऑफ द सन। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब क्या है कि मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि कोई भी प्लैनेट कितने टाइम में पूरा एक रेवोल्यूशन खत्म कर रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए भैया 2π/3। डिस्टेंस। वेरी गुड। डिस्टेंस इनटू, सॉरी नॉट डिस्टेंस इनटू, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरे को बताओ एक सर्कल कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना हो जाता है? एक सर्कल 2π। कंप्लीट करने में 2πr डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी से ये घूम रहा है? v। ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो जरा ऑर्बिटल वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दो और मेरे को बताओ फाइनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ रहा है? फाइनल फॉर्मूला बताना मेरे को। क्या भैया सबका आंसर यहां तक आया? यस सर। बढ़िया। सर हो गया। हो गया, चलो। अब यार ये r√r है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इस r√r को मैं r⁻³ लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? भैया एक r पे पावर है 1, एक r पे पावर है हाफ, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है तो ये 3/2 बन जाएगा। फिर और ले दे के बचा क्या? ले दे के बचा 2π/√GM। अब आप मेरे को सोच के बताओ कि सारे प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट्स ले रहा हूं, एक अर्थ लिया, एक मर्क्यूरी, मतलब वो लिया वीनस वगैरह, ये सब ले लिया। अलग अलग प्लैनेट्स के लिए इसमें से क्या क्या चीज कांस्टेंट होगी और क्या क्या चीज चेंज हो रही होगी? तो ग्रेविटेशनल मास कांस्टेंट होगा। वेरिएबल होगा। मास वेरिएबल कैसे हो सकता है? इधर तो मास ऑफ द सन है सन ना है। सर भैया। रेडियस। मास रेडियस कांस्टेंट, कांस्टेंट जी नहीं। कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट। तो क्या ये सारे के रेडियस सारे? वेरिएबल होगा। बिल्कुल। रेडियस।
रेडियस वेरिएबल होगा, क्योंकि वीनस अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, प्लूटो अलग ऑर्बिट में, मतलब ये सब अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रेडियस अलग अलग होगा। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और ये वाला फॉर्मूला कहलाता है हमारा लॉ ऑफ पीरियड, कि किसी भी प्लैनेट का या किसी भी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा, अगर मैं उसको स्क्वायर करूं तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा उसके ऑर्बिट के क्यूब के बराबर, ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के बराबर। यस सर। तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं कि T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब। अब हमारे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। याद रखना, कैपलर्स लॉ में अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो या तो लॉ ऑफ एरियाज पे आता है, उस पे भी कम ही आता है, सबसे ज्यादा लॉ ऑफ पीरियड्स पे आता है, कि आपको दो प्लैनेट्स के लिए रेडियस गिवन होगा, आपको उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया, चलो तो क्या करना है, क्वेश्चन करना है, सीधा यस सर, सीधी बात। क्वेश्चन करते हैं सर। डन डन डन। देखो भैया, पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा अर्थ का रेडियस है ना, श्रिंक हो गया, हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो श्रिंक हो गया है, और वो अब कितना हो गया, अब वो हो गया R/2, हाफ हो गया। मास में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, मास हमने कांस्टेंट रखा है। तो आपको बताना है कि अगर हमारा अर्थ का रेडियस हाफ हो जाएगा तो फिर मेरा एक दिन कितने घंटे का होगा, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। 12। नहीं, आपने टाइम को हाफ कर दिया, मतलब भैया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अभी एट प्रेजेंट हमारा एक दिन का टाइम कितना होता है, 24 आवर्स। तो आप लिखोगे कि भैया R1 की वैल्यू R है, और T1 की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, T1 की 24। वैल्यू 24 आवर्स लिखोगे। आपको R2 की वैल्यू गिवन है R/2, क्वेश्चन आपसे T2 कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो इस इक्वेशन में रखो वैल्यूज और कैलकुलेट करो कि आपका एक दिन कितने घंटे का हो रहा है भैया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है जो इसका आंसर आएगा, ताकि एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली विल मार्क दी ऑप्शंस। यार अभी तक नहीं आया आंसर, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। ओके तो भैया लेट्स कैलकुलेट, देखते हैं। डन सर। डन, चलो लेट्स चेक। तो भैया यहाँ पे T1 की वैल्यू होगी 24 बाय T2, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 एज इट इज, ये हो जाएगा R/2 का क्यूब। तो R/2 का क्यूब करूंगा तो बेसिकली R/2 यहां हो जाएगा, इसका क्यूब करना है। तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय T2 इंटू टी, मतलब बेसिकली T2 का स्क्वायर, बाद में स्क्वायर रूट करके देख लेंगे जो हो रहा होगा, इज इक्वल्स टू R³ इंटू 8/R³। R³ कट गया, तो T2 स्क्वायर चेक करो कितना आ रहा है। T2 स्क्वायर आएगा 24 इंटू 24 बाय 8,
तो हमारा 24 × 24/8। यार इसको कैलकुलेशन हम थोड़ी और सिंपल कर सकते हैं क्या? कैलकुलेशन और सिंपल कर सकते हैं। काटो काटो काटो। भैया हमारे पास आ रहा था 24/T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर आर कट गया बेसिकली, बस हमारे पास बचा 8। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर रहा हूं। दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास आएगा 24/T2 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। 2.2। इससे मेरा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू आएगी 12/√2। डिवाइड करके बताओ 12/√2 कितना आवर्स आ रहा है? 6। अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स आ रहा है या एग्जैक्ट 6 आवर्स आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली कुछ आ रहा होगा ना। सर अप्रोक्स। तो आ रहा होगा, 6 तो नहीं आ रहा, 8.48 आवर्स आ रहा है। तो भैया ये आंसर याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जब भी अर्थ का रेडियस हाफ हो जाएगा तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 8 आवर्स का रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सर इसमें एंगुलर मोमेंटम वाला भी लगा सकते थे कंसेप्ट। हाँ, एंगुलर मोमेंटम वाला भी लगा सकते हो, बिल्कुल। वो रोटेशनल में सिखाया जाता है कि अगर आपको नया टाइम पीरियड निकालना है तो आप एंगुलर मोमेंटम इक्वेट करके निकाल दो, I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। उसमें फिर ये भी होगा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए सॉलिड स्फीयर का। कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का? नहीं याद, 2/5 mr² होता है। चलो खैर, बढ़े आगे। यस सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो प्लैनेट हैं, planet 1, planet 2। planet 1 का रेडियस मेरे को गिवन है। planet 1 का रेडियस है 10⁻13 मीटर्स। planet 2 का रेडियस गिवन है 10⁻12 मीटर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। इनके टाइम पीरियड्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज। ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो अलग, टाइम पीरियड्स का रेशियो अलग। मतलब अगर सीधा सीधा देखा जाए तो T1/T2 कैलकुलेट करके देना, और नेक्स्ट V1/V2 कैलकुलेट करके देना। चलो लगो काम पे। सर 1000:1। हम्म, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में गलती करोगे तो बताओ कैसे चलेगा? अ, यार एरी सॉरी, ये चीज मेरे हाथ में नहीं है यार, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। विशाली क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं, planet 1 planet 2, दोनों का रेडियस ऑफ ऑर्बिट गिवन है। planet 1 का रेडियस ऑफ ऑर्बिट है 10⁻13, और planet 2 का रेडियस गिवन है 10⁻12 मीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का टाइम पीरियड्स फाइंड का रेशियो बताओ और इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो बताओ। हालांकि टेन यारी रूट टेन हमारा चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन मैं यार क्लास वैसे बिफोर टाइम एंड नहीं कर पाऊंगा, वो भी इतना ज्यादा बिफोर टाइम। 10√10 रेशियो 1। वेरी गुड, पहले वाले का बिल्कुल सही आ रहा है, 10√10। बढ़िया। कौशिक अपना आंसर चेक करो फिर से। पहले वाले का आंसर भैया सब लोग चेक करो, 10√10 रेशियो 1 आना चाहिए। जिसने 1000:1 बोला उसने स्क्वायर रूट नहीं लिया है। यस सर। हम्म
चलो भाई मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सब लोग चेक करो, इतना टाइम लगा दिया एक आंसर कैलकुलेट करने में। अक्षिका, आपका सेकंड पार्ट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, गुड। चलो भाई तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डिस्कस करना देखते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं लिखूंगा T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब रेडियस की बारी, तो इधर था 10⁻13, नीचे था 10⁻12 और इसका क्यूब करना है। तो 10⁻12 और 13 कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। अब मेरे को दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, तो T1/T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000 विच इज इक्वल्स टू 10√10 is to 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो। तो भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर आप देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास √gm/r। तो दोनों के लिए √gm कट जाएगा, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं बस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर। स्क्वायर रूट ऑफ आर, बस इतना रिलेशन यूज करना था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर है, तो v1/v2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r1। तो v1/v2 इज इक्वल्स टू R2 की वैल्यू है 10⁻12, R1 की वैल्यू है 10⁻13 और इस पूरे का मेरे को स्क्वायर रूट करना है। तो बेसिकली हमारे पास बचेगा v1/v2 इज इक्वल्स टू 1/√10। बस क्वेश्चन खत्म। यस सर। बढ़िया। भैया सब लोग चेक करके बता दो, कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर। हाँ सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मिक्स क्वेश्चन है। हाँ ये लो, इससे पहले वाली प्रकुल। अच्छा भाई याद रखो क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मैं सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद ही कैलकुलेट करने हैं, मिक्स क्वेश्चन चलेगा। डन, यस। चलो थैंक यू सर। ओके यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं, क्योंकि ये दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है। भाई हमने कहा कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के डायमीटर के अलोंग हमने एक टनल बना दिया है। ये अर्थ के डायमीटर के अलोंग हमने एक टनल बना दिया है। अर्थ का रेडियस r, मास m, ये सेंटर पॉइंट o। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस टनल में हम कोई एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दें, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अर्थ ली, अर्थ के अंदर एक टनल बना दिया डायमीटर के अलोंग, इस टनल के अंदर मैं एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इस पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हमें बतानी है क्या ये पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा या नहीं, और अगर ये SHM परफॉर्म करेगा तो हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। अब सबसे पहले तो ये बता दो, क्या किसी को, सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल। यार हमने क्या कर दिया, अर्थ ली, अर्थ के बिल्कुल बीच में एक टनल बना दिया है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हमने पूरा एक गड्ढा क्रिएट कर दिया है। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस सर। डन। अब ये टनल है, ये बीच वाला हिस्सा टनल है, मैं इस टनल के अंदर एक पार्टिकल ड्रॉप कर रहा हूं, पार्टिकल का मास स्मॉल m। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि क्या ये SHM परफॉर्म करेगा या नहीं। SHM की फुल फॉर्म सबको पता है क्या होता है SHM? यस सर, सिंपल हार्मोनिक सिंपल मोशन। हार्मोनिक मोशन। तो हमें पहले तो ये बताना है कि क्या ये SHM करेगा भी या नहीं, और दूसरी चीज हमें ये बताना है कि अगर ये SHM कर रहा है तो फिर इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड मतलब कर रहा एक है सर। पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्या SHM के बारे में सबको पता है या नहीं, कि SHM होता क्या है? थोड़ा थोड़ा पता सर। थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है। भाई SHM का मतलब है कि मेरा पार्टिकल जो है ना वो ऑसिलेट करना चाहिए। पहली बात, ऑसिलेट का मतलब तो सब जानते ही होंगे, टू एंड यस फ्रो। सर। सर। लेकिन ऑसिलेट कैसे करना चाहिए?
वो ऑसिलेट लीनियरली करना चाहिए। मतलब वो ऑसिलेट की जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ऑसिलेशन की इक्वेशन, वो एक लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। अगर ऑसिलेशन की इक्वेशन लीनियर आ रही है तो वो एसएचएम कहलाएगा। अगर ऑसिलेशन की इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ रही है तो वो सिर्फ ऑसिलेशन ही कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। Yes. तो याद रखो, एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? पहली चीज कि हमारा एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि हमारा फोर्स हमेशा न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लगना चाहिए। इट शुड एक्ट टुवर्ड्स द न्यूट्रल पॉइंट। बाकी टेंशन मत लो, मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा। हमारा रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लगना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे फोर्स की जो इक्वेशन होनी चाहिए वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। कुछ इस टाइप की इक्वेशन आनी चाहिए, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, मतलब लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं क्या हो रहा है, या इसी स्लाइड पे समझा देता हूं। चलो भैया, मैंने कहा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है ए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है बी, और ये दोनों की दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मेरे को बताओ इनका न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा? तो बीच में सेंटर में। वेरी गुड अजय। इनका न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे आता है। तो न्यूट्रल पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट, ये मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ाया था, अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड चले जाऊं तो कौन से चार्ज का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, डोमिनेंट होगा, ए का या बी का? तो बी का। So B का. सर जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। भैया मैं न्यूट्रल पॉइंट के बी का। इस साइड जा रहा हूं, मतलब मैं ए के पास जा रहा हूं। तो अगर मैं ए के पास जा रहा हूं तो किसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा? बी का। A का. तुम लोग है सर ना आपने हमेशा बताया था सर आपने बताया था न्यूट्रल पॉइंट उस साइड को बनेगा जहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होगा जिस चार्ज का। नहीं, न्यूट्रल पॉइंट तो हमेशा वही होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। इधर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट किसी के पास नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीच में है। क्या ये चीज क्लियर है? यस Yes. Yes डन। sir. अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ना बार बार इसी एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि भैया ये हमारा स्टड बंदा राहुल, ये हमारी लड़की अंजलि, और ये हमारी लड़की टीना। भाई मैं कह रहा हूँ कि पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी में राहुल गया टीना के पास, तो मतलब किसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग था, टीना का या अंजलि का? टीना। टी तीन. का। तो भैया यही चीज मैं चार्जेस के बारे में कह रहा हूँ, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है यार? भैया अगर मेरा पार्टिकल बी के पास है तो मतलब बी का फोर्स स्ट्रांग लगेगा इसके ऊपर। और सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि भैया राहुल गया अंजलि के पास, वो यहाँ पे है, तो भैया किसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा इस केस में? अंजलि का। अंजलि का। मतलब तुमने हद नहीं मचा दी अब। भैया लड़कियों के मामले में फट देसी बता देते हो, लेकिन चार्जेस के मामले में नहीं बता पाते। सर चलो, मामला ये है। हाँ बस यही तो बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं अपने चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं, मतलब चार्ज ए के पास लेके जाऊं, तो चार्ज ए का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो कौन से चार्ज का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा? बी बी का। के फोर्स का चार्ज ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब बस इसी चीज को यहां पे समझो। भाई मैंने क्या किया, एक तीसरे चार्ज को मैंने यहां रख दिया, ये तीसरा चार्ज है, चार्ज सी। तो मेरे को बताओ ए इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा होगा? लेफ्ट। भैया ए और सी रिपेल कर रहे होंगे, मतलब दोनों लड़के हैं एक तरीके से। तो क्या लड़कों लड़कों में प्यार मोहब्बत जनरेट करोगे क्या तुम? मतलब वैसे तो अब आजकल लीगली है, लेकिन फिर भी। तो भैया नो ये सर। फोर्स किधर लगाएगा? राइट में। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। Yes बी sir. इस पे फोर्स किधर लगाएगा? बी बी राइट में। Yes. सारी डायरेक्शन की ऐसी तैसी कर दी तुमने वैसे। भाई पहले डायरेक्शन चेक करो, जो डाउट है तो पहले डायरेक्शन का पूछो कि मैंने एफ ए सी कहाँ मार्क किया, एफ बी सी कहाँ मार्क किया, कि ये समझ में आया या नहीं आया। Sir आगे. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि तुमने पूरी खिचड़ी बना दी है। भैया ए और सी दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे होंगे। तो ए सी को धक्का दे रहा होगा कि भैया मेरे से दूर जा। तो ये हो गया एफ ए सी। बी भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तो बी भी इसको रिपेल कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा दूर जाने के लिए। तो इधर लगेगा एफ बी सी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया ये एफ ए सी और एफ बी सी में से कौन सा फोर्स बड़ा है, ए वाला या बी वाला? सर ए वाला।
ए वाला फोर्स बड़ा है, तो ये चार्ज पार्टिकल को अगर मैं फ्री छोड़ दूं सी वाले को, तो ये किधर की तरफ भागेगा? क्या ये बी एन की की तरफ तरफ, भागेगा या एन से दूर भागेगा? एन की तरफ। एन की तरफ। तो देखो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? यस सर। कि मेरा जो Yes. फोर्स लग रहा है सी के ऊपर, जो नेट फोर्स लग रहा है मेरा सी के ऊपर, वो न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो मेरा फोर्स न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लग रहा है। अब मैं इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा। अगर इसकी इक्वेशन मैं कह रहा हूं सपोज लीनियर इक्वेशन है, तो क्या ये मेरा पार्टिकल कह सकता हूं कि ये मेरा जो सी वाला पार्टिकल है ये एसएचएम करेगा? यस सर। बस Yes, यही sir. चीज समझानी है। अब यही चीज थोड़ा ग्रेविटेशन में लगाने की कोशिश करेंगे। पहले आप यहां तक के एग्जांपल को नोट डाउन करो, फिर अब यही चीज ग्रेविटेशन में लगाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी याद रखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसएचएम ही है ग्रेविटेशन के बाद, तो इसको फिर और ज्यादा भावनाओं में, डिटेलिंग में, गहराइयों में जाएंगे। यस सर। बिल्कुल। Done, sir. Sir, डन। done. चलो तो आ जाते हैं भैया अपने इस टॉपिक पे। यहीं पे एक स्लाइड इंक्लूड कर देता हूँ, रुको। अल्लाह, चलो देखो अब मेरे को प्रूव करना था कि एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्टिकल को किसी एक रैंडम पोजीशन पे ले लिया। मैंने कहा भैया मेरा पार्टिकल गिर के नीचे आ गया, ये मैंने पार्टिकल की रैंडम पोजीशन ली। तो ऊपर वाली डेप्थ ले लो डी, तो नीचे वाली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा आर माइनस डी? यस सर। आर माइनस डी क्यों होगा? बिकॉज टोटल ये वाला डिस्टेंस कितना था? टोटल ये वाला डिस्टेंस, आर। ये आर था। भैया अर्थ अट्रैक्ट करती है अभी किसी भी पार्टिकल को, तो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कहां से करती है? तो याद सेंटर रखना से। अर्थ एक्सर्ट करती है अपने सेंटर पॉइंट से। तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा mg, वो कहां लगेगा? वो नीचे की तरफ लगेगा टुवर्ड्स द पॉइंट ओ। यस सर। और पॉइंट ओ पे नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो। तो मेरे को बताओ जो इस पार्टिकल पे ये mgd लग रहा है, ग्रेविटी एट डेप्थ, ये क्या न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लग रही है या नहीं लग रही? यस सर। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं कि भैया मेरे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है mgd, वो टुवर्ड्स द न्यूट्रल पॉइंट लग रहा है। mgd इज एक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूट्रल पॉइंट। तो मेरे एसएचएम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया उबासी ली है जिसने भी ली है। तो भैया पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भैया दूसरी कंडीशन, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी एट अ डेप्थ? जल्दी बताओ, ग्रेविटी एट अ डेप्थ का फॉर्मूला। अरे बता दो, नालायक लोग। ग्रेविटी एट अ डेप्थ का फॉर्मूला जी एस इंटू वन माइनस डी बाई आर। तो ग्रेविटी एट अ डेप्थ इज इक्वल टू जी एस इंटू आर माइनस डी बाई आर। यस अब सर। मैं क्या इसको ये कह सकता हूं, जी डी इज इक्वल टू जी एस आर माइनस डी? क्या है? आर माइनस डी एक लेंथ ही है, तो इसको वाई से चेंज कर देता हूं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी अच्छी लगे देखने में। वाई वाई, इसमें से चेक करो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है और क्या क्या चीज चेंज हो रही है, क्या क्या चीज वेरिएबल है। भैया मेरा जी कांस्टेंट है, ग्रेविटी एट अ सरफेस कांस्टेंट रहती है, अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट है, बस वैल्यू किसकी चेंज बाय हो रही है? वाई बाय। की। जैसे जैसे मेरा पार्टिकल नीचे जाएगा वाई की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मतलब मैं लिख रहा हूं कि जी डी इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और ये वाई। कांस्टेंट में क्या रिप्लेस किया है मैंने? जी बाई एस, यहाँ ये रिप्लेस किया, तो यहाँ लिख देता हूं जहां पे कांस्टेंट है जी एस बाय आर। बस यार क्वेश्चन खत्म तो हो गया। मेरे को बताओ कि ये जो मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लीनियर। तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स न्यूट्रल पॉइंट की तरफ भी लग रहा है और एक लीनियर इक्वेशन भी बन रही है। तो क्या कहूं, पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यस या नो? यस सर। Yes, sir. तो यहां तक नोट डाउन करो, चलो पहले, फिर टाइम पीरियड की बात करेंगे। यहां तक नोट डाउन करो यार। कोई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इतनी डिटेलिंग में जा रहा हूं, अदरवाइज मैं जाता नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। Done, sir. डन। अब हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाय k।
एम मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, स्मॉल एम का, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, जी एस बाय आर। तो इन सब की जब आप वैल्यू रखोगे, ग्रेविटी एट सरफेस 9.8, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, जब ये सब वैल्यू रख दोगे ना, तो याद रखो आपका टाइम पीरियड आएगा 84.57 मिनट्स। अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है हमारे पास। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 84.57 मिनट्स, विच इज इक्वल्स टू 506। यार एक बार कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है सेकंड्स में। सब लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है ये। 84.57 इंटू 60, हाँ जाएगा 507 approximately। 5074.2। हल्का सा उल्टा बोल गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू 10 9.8 उसके हिसाब से आंसर चेंज हो सकता है। तो ये याद रखना कि अगर कोई भी पार्टिकल को मैं टनल में ऐसे ड्रॉप कर दूं तो वो हमेशा ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, एसएचएम करेगा, और उसका पूरा टाइम पीरियड कितना होगा, 84.57 मिनट्स, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5000 सेकेंड्स। यस सर। चेक कर लो अच्छे से, ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। Yes, sir. सेम Yes, sir. क्वेश्चन है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग दोगे, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा फिर से वही सब चीजें, अर्थ है, टनल हमने लिया, टनल हमने लिया, अर्थ का रेडियस आर, मास एम, पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। आपको क्या बताना है, फर्स्ट ऑप्शन, पार्टिकल विल परफॉर्म, क्वेश्चन ये है, पार्टिकल विल परफॉर्म फर्स्ट ऑप्शन ओनली ऑसिलेशन, सेकेंड ऑप्शन ओनली एसएचएम, थर्ड ऑप्शन एसएचएम एंड ऑसिलेशन, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, कि भैया कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप सर बैठा पोल रहेगा। होगा इसके लिए। चलो पोल कंडक्ट कर देता हूँ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया पोल पोल खेले हुए। यस सर। चलो सेकंड टाइम आंसर क्या बोल रहे हो, कितना टाइम आंसर देने के लिए, सबमिट करने के लिए। आंसर देने के लिए 1 मिनट ही देता हूँ, क्योंकि बहुत कम धीरे धीरे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया और 20 सेकंड हो चुके हैं, 1 मिनट तक का टाइम है। भाई थोड़ा जल्दी, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं और अभी तक 20 लोगों ने भी आंसर नहीं दिया है, मतलब 50% स्ट्रेंथ ने भी आंसर नहीं दिया। भाई दैट्स इट, बहुत ही खराब रिस्पॉन्ड चल रहा है भैया। मेजोरिटी 15 लोगों ने दिया ऑप्शन सी, 7 लोगों ने ऑप्शन बी, और एक बेचारे अकेले ने ऑप्शन डी। चलो यार याद रखो एक चीज, कि हमारे पास होता क्या है ना, इस चीज को याद रखना एसएचएम में, बाकी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। हमारे पास पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब एक ऐसा मोशन जो हर एक टाइम के बाद रिपीट करे, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है ऑसिलेशन मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, और ऑसिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है एसएचएम। तो अगर मैं कहूं कि क्या हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अरे जल्दी बोलो, क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होता है,
यस सर। नहीं, पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस ऑसिलेशन है। तो हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होता, लेकिन क्या हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होता है? हाँ, यस क्योंकि सर। ऑसिलेशन उसी के में से तो निकल के आया है, उसी का तो स्पेशल केस है। सेम चीज यहाँ पे, क्या हर ऑसिलेशन एसएचएम होगी? नो नहीं। सर। लेकिन क्या हर एसएचएम ऑसिलेशन होगी? यस सर। यस सर। यस भैया। यस सर। तो इधर भी अरे हाँ, तो इधर भी वही हो रहा है। हमें ये तो पता है कि ये पार्टिकल एसएचएम तो करेगा ही करेगा। तो अगर एसएचएम कर रहा है तो मतलब ये ऑसिलेट भी कर ही रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। चेक कर लो भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो No, सर। sir. No, बढ़िया, डन। मैं अब मेरे को 1 मिनट दो, आप इसको इतने नोट डाउन करके खत्म करो। हो गया सब कंप्लीट? बढ़ूं आगे? yes, sir. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, सब क्वेश्चन मिक्स चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक हमारे पास प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो ट्वाइस है, डबल है रेडियस ऑफ द अर्थ के। चेक कर लेना, शायद से ये क्वेश्चन किया हो तो बता देना। कि हमने एक प्लैनेट लिया और इसका रेडियस हमने लिया डबल दैट ऑफ द अर्थ। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इन दोनों की जो एवरेज डेंसिटीज हैं, मतलब दोनों प्लैनेट की जो डेंसिटीज हैं वो हमारे पास सेम है, इक्वल है। तो मेरे को क्या फाइंड करके बताना है? मेरे को फाइंड करके बताना है रिलेशन बिटवीन देयर एस्केप वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन देयर एस्केप्स वेलोसिटी। ये फाइंड करके बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं, सब लोग चेक कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन कि दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी। सेकेंड ऑप्शन कि हमारे पास प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स आएगी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ऑप्शन सी कि ये होगी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। और लास्ट ऑप्शन कि ये होगी हमारे पास VE/2। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका रेडियस डबल है अर्थ के रेडियस से, लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम है। याद रखो, इधर मास कांस्टेंट नहीं बोला हुआ इसने, तो आप मास कांस्टेंट अज्यूम नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो हमें इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन बताना है। तो आराम से कैलकुलेट करो। 2 से 3 मिनट बाद, या पोल कंडक्ट नहीं कर रहा, आप लोग मेरे को उसमें भेज देना, आपका ऑप्शन चैट बॉक्स में भेजना। ठीक है कौशिक, देखते हैं। बहुत बढ़िया। वेरी गुड अंशिता। प्रकुल, तुक्का मार रहे हो या कैलकुलेट किया है? फिलहाल तो तुक्का ही मारा, तुक्का ही मारा है। कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। और अपना आंसर अगर चेंज करना हो तो बता देना भैया। ओके यस सर। अदिति। ओके। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है हरी? हरी बोले नहीं। यस सर। हाँ ठीक है। सर वो तो टाइपिंग कर रहा था। हाँ ठीक है, टाइपिंग कर लास्ट क्वेश्चन, चलो बस इसके बाद कुछ नहीं। ओके। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सबके मेजोरिटी बच्चों के आंसर सही आए हैं।
तो 1 मिनट और देता हूँ लास्ट, उसके बाद डिस्कस करके खत्म करते हैं इसे। एसके वेलोसिटी का आई होप सबको फॉर्मूला याद होगा ही होगा। Yes, sir. यस सर। बढ़िया। चलो तो भाई लेट्स स्टार्ट। भाई हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें रेडियस के बारे में गिवन है, डेंसिटीज के बारे में गिवन है। अजय तुम्हारा आंसर, एक मिनट, अजय तुम्हारा आंसर कहाँ है? हाँ नहीं अजय तुम्हारा आंसर सही नहीं है यार। चलो देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, करेक्ट आंसर तो है सी। अब कैलकुलेट करके देखते हैं करेक्ट आंसर सी कैसे है। भाई मेरे को बताओ आपने एस्केप वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज किया? हम एस्केप First, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे 2gm डिवाइडेड बाय, R. यार हम ये वाला फॉर्मूला, चलो ठीक है यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसी से होगा। उस वाले से तो √2gr वाले से तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें दूसरे प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पता। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm/r। अगर मैं ये अर्थ के लिए लिख रहा हूं तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ और यहाँ हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। अब सिमिलरली अगर यही चीज मैं प्लैनेट के लिए लिखूं तो प्लैनेट के लिए हो जाएगा 2 रूट मतलब √2g मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा रिलेशन फाइंड करने के लिए, तो 2g और 2g ये दो तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब यार मैं क्या करूंगा, मास को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मेरे को मास के बारे में नहीं पता कि मास कितना चेंज हुआ है। तो मैं मास को कैसे चेंज कर सकता हूं डेंसिटी के टर्म्स में? क्या मैं लिख सकता हूं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? Yes, sir. Yes, sir. और वॉल्यूम है अर्थ का या प्लैनेट का, मतलब किसी एक स्फेरिकल सरफेस का, तो वो 4 होता by है 3 फोर pi बाई R थ्री cube. पाई आर क्यूब। बिल्कुल। तो जब मैं अर्थ के लिए लिखूंगा तो मैं अर्थ के लिए लिखूंगा भैया मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4 पाई इंटू आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई। तो और जब मैं इसके लिए लिखूंगा प्लैनेट के लिए, तो भैया डेंसिटी सेम है 4 पाई आर पी क्यूब डिवाइडेड बाय आर पी। फिर से चेक करो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, रो 4 पाई कैंसिल, आर ई और एक टर्म कैंसिल स्क्वायर बचेगा, आर पी और ये टर्म कैंसिल एक स्क्वायर बचेगा। तो भाई मैं सीधा सीधा देखूं तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वी बाई वी पी, स्क्वायर रूट कर दूंगा तो बचेगा बस आर ई बाय आर पी। तो आर ई एज इट इज, आर पी की वैल्यू है ट्वाइस ट्वाइस ऑफ आर ई भी कट गया, तो वीई इज इक्वल्स टू वीपी और 2 इधर, तो ये आंसर आएगा। यस सर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। डन डन डन। तो भैया अब चेक कर लो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, या जितना भी आज किया कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। सर प्रीवियस स्लाइड का ना। No, sir. प्रीवियस स्लाइड करूं, ये लो। डन से। डन, बहुत बढ़िया। तो भैया आज के लिए इतना ही है, पूरा रिवाइज करके रख लेना आराम से, और नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दिया एसएचएम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। यस सर। चलो तो टाटास बाय बाय, टेक केयर और Bye. एंजॉय, सर्दियों के Bye. मजे लो।